गाड़ी में उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाता घर की तरफ जा रहा था। मायरा ने भी रास्ते में उसे मुखातिब नहीं किया था। उसका गुस्सा साफ जाहिर था। उसके हाथों की रगें तक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर साफ नजर आ रही थी, यानी कि वो अपना गुस्सा जब्त करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। जबकि मायरा के हिसाब से उसने जो किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। उसने एक जायज़ मुतालबा किया था। वो अपने शौहर के साथ एक अलग घर में रहना चाहती थी और उसके हिसाब से इसमें कुछ भी गलत ना था। उसके ससुराल वाले साहिब हैसियत थे, वो अपना बुरा भला खुद देख सकते थे। उन्हें एक जवान बेटे की कमाई की ज़रूरत हरगिज़ ना थी और इस हिसाब से वारिक पर भी फ़र्ज़ ना था कि वो अपने माँ बाप के साथ रहता या उनके बुढ़ापे का सहारा बनता। और वैसे भी वारिक कौन सा इब्राहिम साहब की सगी औलाद था, वो तो उसके भाई की औलाद था। उसने सिर्फ पाला पोसा था उसे। और वैसे भी वो अगर अपनी सगी औलाद की परवाह ना कर सके थे तो फिर उसकी परवाह क्या ही करते। वो वारिक पर साबित नहीं कर पा रही थी कि उसका बाप सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करता है उससे। जो शख्स अपने सगे बेटे का ना हो सका वो भला उसका कैसे हो सकता था। जो शख्स अपने सगे बेटे का ना हो सका वो भला उसका कैसे हो सकता था। लेकिन ये बात वारिक को समझ ही नहीं आती थी। उसके पास बहुत से दलाइल थे उसे देने के लिए। वो तो बस किसी भी तरह उसे कायल कर लेना चाहती थी, लेकिन उसका गुस्सा फिलहाल उसे एक लफ्ज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। घर की हदूद में गाड़ी अंदर करते उसने बाहर की जानिब देखा। वो गाड़ी से उतरी तो सामने बाबा, छोटू, अहमद और ताशफैन को क्रिकेट खेलते हुए देखा। बाबा के साथ ताशफैन का इस तरह का शरारती अंदाज 20 घंटे ना दे बुहार चवे पैन कुत्तियां दे। बाबा के साथ ताशफैन का इस तरह का शरारती अंदाज उसे हैरान कर गया। वारिक भी गाड़ी साइड से लगाता उसे देख चुका था। क्या हुआ, न्यूयॉर्क वालों ने रखने से मना कर दिया क्या? वारिक का सुबह से मूड खराब था, लेकिन अब ताशफैन को देखकर ठीक हो गया था और गार्डन की साइड पर आते काफ़ी बुलंद आवाज़ में वो बोला तो ताशफैन भी खुलकर हंसा। पाकिस्तान ने रोक लिया, वैसे भी अपने मुल्क से जुदाई अच्छी नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जबकि वारिक हैरानगी से उसे देख रहा था। उसके देखने की परवाह किए बिना ही वो आगे बढ़ा और उसके सीने से लग गया। थैंक यू सो मच भाई, तुमने मेरे बाबा का बहुत ख्याल रखा। अब हम दोनों मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। वो काफ़ी खुश लग रहा था। वारिक ने मुस्कुराकर उसके गिर्द हिसार बनाया और उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में इंशाल्लाह कहा। अम्मा खाना बना या नहीं, बहुत भूख लग रही है। वो वारिक को लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। हैरत की बात तो ये थी कि वो अम्मा को अम्मा कह रहा था, ताई अम्मी नहीं। और वैसे भी इब्राहिम अगर वारिक का बाप था तो वारिक की माँ भी तो उसकी माँ थी। मुँह क्या देख रही हो? मुझे वापस देखकर खुशी नहीं हुई तो मैं वापस चला जाता हूँ। मायरा को खामोशी से पीछे आते देख उसने शरारत से पूछा तो वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गई। इसे तंग करती हो या नहीं? वो शरारत से पूछने लगा। तंग नहीं करती, बस कभी कभी दिल दुखा देती है। वारिक ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। अंदाज उसे बहुत कुछ जतला गया। एक लम्हे के लिए मायरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। खाना बिल्कुल खामोशी से खाया गया। बहुत खूबसूरत माहौल था। पूरी फैमिली एक साथ, सब हंसी मजाक कर रहे थे। वारिक भी सबके साथ बातों में मसरूफ़ था, लेकिन इस दौरान वो मायरा को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। खाने के दौरान मायरा ने उसे सालन का डोंगा पकड़ाया, लेकिन वो इग्नोर कर गया। यहाँ तक कि उसने उसके हाथ से खाना भी नहीं थामा था, बल्कि तनावुश को कहकर उसने कुछ और उठवा लिया था। आज का सारा खाना ताशफैन की फरमाइश कर उसकी पसंद के मुताबिक बनाया गया था। अम्मा तो सदके वारी हुए जा रही थी उस पर। उन्होंने बहुत खुशियों से उसके लिए नए नए खाने बनाए, जिसमें तनावुश ने भी उनका खूब साथ दिया था। सब कुछ ठीक हुआ कैसे था वो तो खैर वारी को पता चल ही गया होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तकरीबन 1 डेढ़ घंटे तक बाबा और ताशफैन के साथ स्टडी रूम में रहा था। यकीनन उन लोगों ने वारिक को पूरी बात बता दी होगी। खैर उसे मतलब नहीं था। अगर उसने इब्राहिम से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना था तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका ताल्लुक किसके साथ है। हाँ, लेकिन ताशफैन से उसे ऐसी उम्मीद ना थी। ताशफैन तो सब कुछ जानता था। सब कुछ जानने के बाद भी वो इब्राहिम के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर ताशफैन से इस बारे में बाद में वो तफसील से भी बात कर सकती थी। और वैसे भी वो ताशफैन का बाप था और ये रिश्ता कभी नहीं बदल सकता था। मुमकिन था कि उसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत जाग आई हो। और फिर तनावुश तो अपने ताया अब्बू से वैसे ही बहुत प्यार करती थी, और वैसे भी वो तो यही चाहती थी कि ताशफैन कहीं ना जाए, बल्कि उन लोगों के साथ रहे। उसे ताशफैन के वापस आने पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो कमरे में आई तो उसे बेड पर लैपटॉप लिए किसी काम में मसरूफ़ देखा था। वो बिना उसे मुखातिब किए वॉशरूम चली गई। अपना नाइट ड्रेस पहनकर थोड़ी देर शीशे के सामने रुककर उसने अपना जायज़ा लिया। फिर बेड पर वारिक के पास आ बैठी, लेकिन शायद वारिक उसके पास बैठना ही नहीं चाहता था। आप नाराज़ हैं मुझसे? उसके बेड पर बैठते ही वो उठकर सोफे पर चला गया तो मायरा ने पूछा,
नहीं, मैं क्यों नाराज़ हूँगा मायरा? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिस पर मुझे नाराज़ होना चाहिए? वो उल्टा उससे पूछ रहा था, जैसे उसे एहसास दिला रहा हो कि उसने गलत किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज़ हो, वो पूरे यकीन से बोली थी, जबकि वो तल्ख़ सा मुस्कुराकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वारिक, इसमें ऐसा भी क्या गलत है? हर इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने का हक रखता है, और वैसे भी हमारा तो मज़हब भी अलग रहने की इजाज़त देता है। अगर किसी शख्स के वालिदैन साहिब हैसियत हों और अपना ख्याल रख सकते हो, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत ना हो, तो वो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं। बस करो मायरा, इन सब चीज़ों में मज़हब को लाने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की ख्वाहिश है कि तुम्हें अलग घर में रहना है, बल्कि ये ख्वाहिश नहीं, सिर्फ तुम्हारी फजूल ज़िद है। किस बिना पर तुम अलग घर लेना चाहती हो? किस वजह से तुम अलग घर में रहना चाहती हो? किस चीज़ की कमी है तुम्हें यहाँ पर? इतना बड़ा घर है हमारा, कौन सी चीज़ चाहिए तुम्हें यहाँ जो तुम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक महसूस नहीं कर रही? यहाँ तक कि हमारे वालिदैन हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर तक नहीं करते। मेरी माँ रिवायती सासों जैसी नहीं, बाबा हमारे मामलात में पड़ते ही नहीं, मेरे भाई छोटे हैं, ताशफैन अपनी ज़िंदगी में मगन है। किस बिना पर तुम्हें अलग घर में रखूं? क्या वजह पेश करूं? बस मुझे इस सवाल का जवाब दो। वो उसे देखते हुए कहने लगा था। अंदाज समझाने वाला था, लेकिन यहाँ समझना कौन चाहता था? आपके लिए शायद ये वजह कोई अहमियत नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए ये वजह बहुत बड़ी है कि वो शख्स मेरे बाप का कातिल है और उसके साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। आपके लिए मेरे जज्बात कोई अहमियत नहीं रखते वारिक। क्या आपकी नज़र में मेरी सोच की, मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं? आपको इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही कि उस शख्स ने बर्बाद कर दिया मेरे ख़ानदान को? हर चीज़ भुलाकर मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। हर चीज़ भुलाकर आपके लिए, अपने बच्चे के लिए सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हूँ, लेकिन वो शख्स हमेशा मेरे सामने रहेगा, मेरी आंखों के सामने, हर वक्त मेरे बाप का कातिल ही होगा। तो बताएं, मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करूं? मेरे बाबा कातिल नहीं है मायरा, तुम कब समझोगी इस बात को? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। बहुत जल्द हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी, जिस तरह ताशफैन के सामने आ गई है। जल्द ही तुम्हें भी पता चल जाएगा सब कुछ। तब सिवाय पछतावे के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा मायरा। अब भी वक्त है, अपने अल्फाज वापस ले लो, क्योंकि मेरे बाबा को तकलीफ़ दे रही हो तुम। तुम्हें पता है ये अलग घर वाली बात अगर मैं उन्हें जाकर बता देता हूँ तो उन्हें कितनी तकलीफ़ हो गई। सोचो ज़रा, उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद वो तुम्हारी सोच को समझते हैं। लेकिन फिर भी मायरा, मेरे बाबा को इतना गलत मत समझो। वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये सारी बातें नहीं पता वारिक, बस मुझे इस सवाल का जवाब दें। क्या आप मेरे साथ अलग घर में रहने को तैयार हैं? वो उसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगी, जबकि वारिक बिना कुछ बोले गुस्से से कमरे से ही निकल गया। ये कोई तरीका नहीं है वारिक, इस तरह आप मुझसे और मेरी बातों से जान नहीं छुड़वा सकते। आपको मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना होगा। अगर मैं आपकी खातिर हर चीज़ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ ना, तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं इस शख्स के साथ इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहूँगी। मैं इस शख्स के साथ इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहूँगी, और आपको मेरे साथ आना होगा किसी भी कीमत पर। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी पर इस शख्स का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इस शख्स का नामो निशान नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में। मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया है, सिर्फ आपकी और अपने बच्चे की खातिर। अब आपको भी मेरी और अपने बच्चे की खातिर इस शख्स को छोड़ना होगा। अगर आप इस तरह नहीं माने तो मुझे और भी बहुत से रास्ते पता हैं। मैं आपको किसी भी कीमत पर इस शख्स से दूर करके रहूँगी। मैं आपको इस इंसान के मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। सुना आपने? उसे घर के अंदर अजीब सा डर लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे हर वक्त कोई इधर से उधर चल रहा हो। ताशफैन का घर छोड़े आज 5 दिन हो चुके थे। वो वापस अपने पुराने घर में आ गई थी। वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनका नया घर अभी तक तैयार नहीं था। ये घर ज़्यादा फासले पर और आबादी से ज़रा दूर होने की वजह से इरफान ने उसे यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा था। और जब इरफान ने दूसरी शादी की थी, उसने घर बदल दिया था, क्योंकि उसे उस घर में वो नहीं रखना चाहता था जहाँ ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। ज़ैनब ने जितना वक्त उसके साथ गुजारा था उसी घर में गुजारा था। उसने बहुत मोहब्बत से उस घर को तैयार किया था। ज़ाइना उसी घर में रहना चाहती थी, लेकिन इरफान ने कह दिया था कि वो नहीं चाहता कि ज़ैनब की रूह को कोई भी तकलीफ़ हो। इसलिए उसने शहर के बीचों बीच बहुत बड़ा घर लिया था,
कहने को आबादी वहाँ भी नहीं थी, लेकिन वो शहर के पास था और ये बहुत अलग सा घर था। और ताशफैन का घर छोड़ने के लिए उसने ही इरफान से ज़िद की थी कि उसे किसी भी हालत में दूसरे घर जाना है। इरफान पहले तो मान ही नहीं रहा था, लेकिन फिर आखिरकार उसे मानना पड़ा। शायद डैनी घर पर नहीं था, जबकि वो ज़ैनब और इरफान के उस बेडरूम में थी जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजारे थे। इस घर में आना उसकी ख्वाहिश थी, वो इसी घर में बसना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। उस घर में थी, लेकिन उसके अंदर कोई ख्वाहिश ना थी, बल्कि खौफ था, अजीब सा खौफ। उसे लग रहा था कि ज़ैनब हर वक्त उसके पास है। और तो और कल रात तकरीबन 1:30 के वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई लड़की साड़ी बांधे इधर से उधर चल रही हो। उसमें हिम्मत ही ना बची कि वो उठकर चीख पाती। जबकि वो लड़की अलमारी के पास आती तो कभी गुनगुनाती हुई बेड के पास आती। उसने पानी का ग्लास भर के उसके सिरहाने रखा और कहा, ज़ाइना तुम पानी लाना भूल गई थी, मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए, पी लेना। उसकी ये बात सुनने के बाद वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अब दोपहर के 2 बजे के करीब उसकी आंख खुली थी और आंख खुलते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म पर अजीब सी थकावट सवार थी, वो उठ नहीं पा रही थी। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसको बहुत तेज़ बुखार है। शायद मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार करने लग गई हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से जान छुड़ानी चाहिए। ज़ैनब मर चुकी है, इतने सालों से अगर वो मेरे पास नहीं आ रही तो अब भी नहीं आ सकती। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं ज़ैनब को अपने सर पर सवार कर चुकी हूँ। वो सोचते हुए उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, जब उसे फिर से बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। कौन है?" उसने कँपकँपाते लहजे में पूछा था। जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होती सुनाई देने लगी। एक साया सा कमरे के बाहर था। इससे पहले कि वो साया उसके सामने आता, उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। जबकि दरवाजे पर खड़ा डैनी बहुत सुकून से ये नज़ारा देख रहा था। उसके अंदर तक इत्मीनान भर गया था। "क्या हो गया आपको? इस तरह से चीख क्यों रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?" वो अंदर दाखिल होते हुए उससे पूछने लगा। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने वो कहीं जाने को तैयार था। तो तुम घर पर ही थे सुबह से, या अब तुम कहीं जा रहे हो?" "जी हाँ, मैं सुबह से घर पर ही था, अभी जा रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है निशा, मैं उसके पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ। मैं ठीक लग रहा हूँ ना?" उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ?" वो काफ़ी घबराए हुए लहजे में पूछ रही थी। "ऑफ कोर्स नॉट, आप मेरा काम बर्बाद कर देंगी। मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आप मेरे मामलात में किसी तरह की भी दखल अंदाज़ी करें।" उसने बहुत साफ गोई से कहा था। "नहीं दानियाल, मैं किसी तरह की दखल अंदाज़ी नहीं करूँगी। मुझे बस अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ घर में रहते हुए डर लग रहा है।" उसने सच्चाई बयान करते कहा तो दानियाल के लबों पर तल्ख़ सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने बड़ी सफाई से छुपा लिया। "अभी से डर लग रहा है? अभी तो मैंने आपके कत्ल की साजिश ही नहीं की।" उसका अंदाज़ बिल्कुल सीरियस था, लेकिन ज़ाइना सीरियस लेती नहीं थी, क्योंकि वो ऐसी बातें अक्सर करता था। "प्लीज़, यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। हमारा घर कब तैयार होगा? कब तक सब कुछ ठीक होगा?" वो परेशानी से पूछ रही थी, जबकि वो कंधे उचका गया। "उठिए, जाकर तैयार हो जाइए, और प्लीज़ मेरे ससुराल वाले ना ज़रा मजहबी किस्म के लोग हैं, तो आप ज़रा मजहबी किस्म का ड्रेस पहने। अगर ऐसा करेंगी तो ले जाऊँगा। यहाँ तो आपके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मॉम के सारे कपड़े बाबा ने संभाल कर रखे हुए हैं। आप उनमें से ना मामा का कोई एक ड्रेस ले लें। मुझे मेरी मामा पर ना साड़ी बहुत अच्छी लगती थी, आप उनकी साड़ी पहन लें। और प्लीज़ उन लोगों के सामने थोड़ा तमीज़ से रहिएगा।" वो कहकर निकल गया, जबकि वो परेशानी से अपने बाल बांधती बुखार के बावजूद उठकर अलमारी तक आई। उसने देखा अलमारी में एक साड़ी सामने ही पड़ी थी, नीले रंग की वही साड़ी शायद उसने कल रात अपने पास महसूस की थी। वो कितनी ही देर उस साड़ी को देखती रह गई। ये साड़ी अलग क्यों पड़ी हुई थी? क्या इसको किसी ने इस्तेमाल किया था? कितनी देर यहाँ खड़े रहने का इरादा है? ज़रा जल्दी करें, ये वाली साड़ी पहन लें। वैसे भी ये मेरी मम्मा की फेवरेट साड़ी थी। चलो जल्दी पहनो, टाइम नहीं है। उन लोगों को मैंने 4 बजे का वादा किया हुआ है, उनका घर काफ़ी दूर है। वो साड़ी उसके हाथ में थमा था, उसे वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ आया। वो ना चाहते हुए भी वही साड़ी पहनने पर मजबूर हो गई। "बहन जी, आपका बेटा हमें बहुत पसंद है, और वैसे भी अगर हमारी बेटी की मर्ज़ी यहाँ है तो हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है?" अंकल ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उस छोटे से घर को देख रही थी। "आपकी बेटी कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं।" उसने मुस्कुरा कर कहा। "मेरी बेटी तो अकेडमी गई हुई है, वो इस वक्त घर पर नहीं होती। दरअसल इन लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, तो बस उसी की तैयारियों में मसरूफ़ है।" "अच्छा, तो फिर कोई तस्वीर ही दिखा दे।"
ज़ाइना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा हुआ है ना, इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी अंकल लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर तस्वीरें होंगी। दानियाल ने अपनी घबराहट पर काबू पाते कहा, जी दरअसल उसकी तस्वीरें तो नहीं होंगी हमारे पास, वो ज़्यादा तस्वीरें बनाती नहीं, और फ़िलहाल हमने घर शिफ्ट करना शुरू किया है तो तस्वीरें वगैरह भी हम लाई नहीं। आप देख सकते हैं बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा है। अंकल ने उनकी तरफ देखते हुए माज़रत ख्वाह लहजे में कहा तो ज़ाइना ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी, जबकि दानियाल ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। दानियाल के डैड कुछ दिन के बाद वापस आ जाएंगे तो हम फिर चक्कर लगाएंगे उनके साथ ही। दानियाल को लड़की पसंद है तो एतराज़ हम भी कोई नहीं करेंगे। हमारे लिए हमारे बेटे की पसंद ही अहमियत रखती है। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करना चाहेंगे। ज़ाइना ने जल्दी दिखाई, जी बिल्कुल, हमें भी कोई एतराज़ नहीं, हम भी यही सोच रहे थे कि निकाह कर देते हैं, बाकी रुखसती वगैरह इनकी पढ़ाई के बाद कर लेंगे। उन्होंने बहुत मुनासिब आइडिया दिया, बेहतरीन, मेरे शोहर आ जाए तो हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। ज़ाइना ने उनकी तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने भी सर को हाँ में जुम्बिश दी, जबकि अब वो दानियाल के साथ घर वापस चलने की तैयारी कर रही थी। दानियाल ने किसी फर्माबरदार बेटे की तरह अपनी सौतेली माँ का हाथ थामा और उसे सहारा देते बाहर ले आया। लोग तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ज़ाइना ने बस इतना ही कहा। न जाने क्यों वो दानियाल से बात करना चाहती थी, जबकि दानियाल ने मुस्कुराकर हामी में सर हिलाया। लोग अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, हर कोई आप जैसा थोड़ी होता है। बस अब बाबा आ जाएं तो आप बात कर लीजिएगा, वरना मैं खुद ही बात कर लूँगा। वो बात ख़त्म करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि ज़ाइना उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन ना तो उसके मिजाज मिल रहे थे और ना ही उससे बात करने के लिए उसके पास कोई बात थी। हाँ, काश वो उसके साथ कभी भी एक माँ जैसा ताल्लुक़ रखती तो यकीनन इस बुरे वक्त में वो उसका सहारा ज़रूर बनता, लेकिन अब नहीं। नाश्ता बहुत पुरसकून माहौल में किया जा रहा था। सदफ़ का रिश्ता देखने के लिए आज कुछ लोग आने वाले थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी शर्माई सी बैठी थी। कल ही वो ब्यूटी पार्लर से अपना फेशियल करवा कर आई थी, जबकि मायरा ने अच्छी भाभी होने के नाते उसे 2-4 ब्यूटी टिप्स भी दी थी, जिनका इस्तेमाल उसने शुरू भी कर दिया था। और सबसे अहम बात तो ये थी कि मायरा बेहतर जानती थी ब्यूटी के बारे में। उसके हिसाब से वो मेकअप बहुत अच्छा करती थी, तनावुश तो इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो थी। खैर, उसके हिसाब से तो तनावुश हर काम में ज़ीरो थी। पता नहीं ताशफैन कैसे उस पर मर मिटा था। जो भी था वो तो बस अब होने वाले रिश्ते पर खुश थी। उसने बहुत अच्छे से सदफ को तैयार किया था। सारी महारत तो मायरा के हाथ की थी, क्योंकि वो मेकअप वगैरह बहुत अच्छा करती थी। वो दोनों उसे तैयार करके बाहर ले आई, जहाँ वो लड़का अपने वालिदैन के साथ आया हुआ था। लड़का काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, इसमें कोई शक नहीं था कि सदफ के साथ उसकी जोड़ी बहुत जचने वाली थी। उसने एक नज़र उठाकर सदफ की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर अपनी माँ को इशारा किया, जैसे यस कर दिया, जबकि उसकी माँ ने उसको अपने पास बिठाते हुए अपने हाथों में मौजूद सोने के कंगन सदफ को पहनाए, जिन्हें देखते ही खाला की आंखें तो चुंधिया भी गई थी। हमें आपकी भांजी हर लिहाज से कबूल है इब्राहिम साहब, बस अब चटमंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम करेंगे। हम बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते अपनी बेटी को अपना बनाने के लिए, वो उसका माथा चूमते हुए बोली, जबकि सदफ तो शर्माए जा रही थी, नज़रें थी जो उठने का नाम ना ले रही थी। जबकि मायरा ने इशारे से कहा, लड़के को देख लो ठीक से, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पसंद आए। लेकिन सदफ का तो काम था आज सिर्फ शर्माना, और वो काम वो बखूबी सर अंजाम दे रही थी। ताशफैन ने वादा तो कर लिया था कल अपने बाबा से कि वो ऑफिस का चक्कर लगाएगा ताकि देख सके कि ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन सुबह उसका मूड नहीं बना और फिर सोचा कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो बेहतर है कि वो भी देख लेगा। उस पर नज़र रखने वाली लड़की को देखने के लिए कौन आने वाला है, और सदफ का रिश्ता अच्छी जगह होने पर उसे खुशी भी हो रही थी। लेकिन अब जब सदफ का रिश्ता हो गया था और वो लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो काफ़ी बोर महसूस कर रहा था। उन लोगों ने इसी जुमे को निकाह रख लिया था, सब कुछ बहुत जल्दी में किया जा रहा था। अच्छा ही था जितनी जल्दी सदफ से जान छूट जाए। वो उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ता ऊपर कमरे में आ गया ताकि ऑफिस जाने की तैयारी कर सके। घर में बोर होने से बेहतर है कि वो ऑफिस ही चक्कर लगा कर आ जाता, क्योंकि इस वक्त तो उसकी बीवी भी उसे मुंह नहीं लगा रही थी। तो उसने ऑफिस जाने का फैसला कर लिया ताकि उसे पता तो चलता कि आखिर पीछे हो क्या रहा है। उसे पता था कि ऑफिस में भी उसे बोर ही होना है, लेकिन वो यहाँ रहकर भी क्या करता। यहाँ तो उसे अपनी बीवी भी नहीं मिल रही थी, वरना थोड़ी देर उसे तंग करके अपनी बोरियत दूर कर लेता। वो रात से ही उससे बात नहीं कर रहा था, बिना उससे कुछ कहे वो अपने काम पर निकल गया। यहाँ तक कि उसने जब सुबह ये कहा कि आज सदफ को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं जा रही, तो वो बिना कुछ भी बोले अकेले काम के लिए निकल गया। उसका नाराज़ होना उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसे तो वारिक को मनाना तक नहीं आता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी
कैसे मनाए वारिक को। वारिक की नाराज़गी उसी तक बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। वो बस किसी भी तरह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो उसकी बात सुनता ही नहीं था, या शायद सुनना ही नहीं चाहता था। सुनना तो दूर, उसने कह दिया था कि अगर उसने उसके सामने घर छोड़ने या किसी दूसरे घर में रहने की बात भी की तो वो बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। मायरा को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ये घर छोड़ना चाहती थी, उसकी अपनी ज़िंदगी थी। वो वारिक के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहती थी, ना कि उसके बाप के साथ। वो चाहती थी कि उसका बाप उसके सामने भी ना आए। वो किस तरह से वारिक पर यह बात जाहिर करे कि वो उस शख्स से कितनी नफरत करती है। वारिक क्यों उसकी बात नहीं सुनता था, क्यों वो उसे नहीं समझ पा रहा था। उसने नाराज़गी से ही सही लेकिन उसे फ़ोन कर लिया था, लेकिन वो भी उससे नाराज़ था और वो उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर वारिक का कहना था कि वो हक पर है,